वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम जीवों में जनन का यह भाग 3 है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, और यह जो है कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसलिए इसे ध्यान से समझिए और अच्छे से इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और इसे अच्छे से इसको क्या कीजिए, तैयार भी कर लीजिए। तो कायिक जनन क्या होता है, तो इसका अर्थ यह है कि मात्र पादप में जो कायिक अंग होते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, तो जड़, तना, पत्ती के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे, कायिक जनन कहा जाता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का क्या होना, निर्माण होता है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धक कहते हैं। अर्थात जड़ के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होना, तने के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होना या पत्ती के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होना ही क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि कायिक का अर्थ यह है कि जड़ के द्वारा भी नए पौधे का क्या हो जाएगा, उत्पन्न होना, और किसके द्वारा, तना के भी द्वारा, और किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का जन्म होता है तो उसी को क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और कायिक अंग कौन कौन होते हैं, तो याद रखिए कायिक जो अंग होते हैं जड़, तना और क्या है, पत्ती और आदि होता है। तो कायिक जनन समझ में आ गया होगा, तो इसे उत्तर को अपने कॉपी में लिखते भी चलिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए कायिक जनन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है प्राकृतिक कायिक जनन होता है, और दूसरा जो होता है कृत्रिम कायिक जनन होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या है और कृत्रिम कायिक जनन क्या है, अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कायिक जो जनन है, जो पहला जो हमारा क्या है, प्राकृतिक जो कायिक जनन है, तो आज की वीडियो में प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे और कल के वीडियो में कृत्रिम कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग को ये सब याद होता भी चलेगा। तो प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे के स्वतः ही कायिक अंग पौधे से अलग होकर नए पौधों का क्या होता है, विकास करते हैं। अर्थात जो प्राकृतिक कायिक जनन जैसे जड़ के द्वारा एक नए पौधे स्वतः जो है उत्पन्न हो जाते हैं और नए पौधों का क्या करते हैं, विकास करते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। या पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है और अलग होकर के क्या हो जाए, बड़े पौधे या नए पौधे का क्या हो जाए, विकास हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक जो है कायिक जनन क्या होता है, तो यह स्वतः माने अपने आप, स्वतः ही कायिक अंग मतलब जड़, तना, पत्ती, कायिक अंग हो गए, पौधे से क्या हो जाएंगे, अलग हो करके नए पौधे का क्या किया जाए, विकास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन पौधे के निम्न कायिक अंगों द्वारा होता है। जो हमारा प्राकृतिक कायिक जनन होते हैं वह निम्न कायिक अंगों द्वारा होता है। पहला क्या है, जड़ों द्वारा कायिक जनन, और दूसरा क्या होगा, तनों द्वारा कायिक जनन, और तीसरा क्या होगा, पत्तियों द्वारा कायिक जनन।
तो यह 3 विधियों द्वारा जो है प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे जड़ों द्वारा कायिक जो अंग क्या होते हैं, जनन क्या होते हैं। उसके बाद से तनों द्वारा, उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, पतियों द्वारा। तो अब जड़ों द्वारा कायिक जनन क्या है, तो यहाँ पे नोट करेंगे कि जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब यह नाम से ही पता चल जाए जड़ों द्वारा, तो जड़ों का मतलब जड़ के द्वारा होगा, और ये तनों का मतलब तना के द्वारा, अपत्ति मतलब क्या होगा, पतियों के द्वारा। तो अब यहाँ पे उसका उत्तर लिखेंगे कि वे कायिक जनन जो जड़ों द्वारा होता है, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा होता है, ऐसे जनन को जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। कितना आसान है। जड़ों द्वारा अगर कायिक जनन की परिभाषा बनाना है तो समझिए जो हेडिंग है इसी हेडिंग से भी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं कि वे कायिक जनन जो किसके द्वारा, जड़ों द्वारा होता है, ऐसे जनन को जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। अब जड़ों द्वारा कायिक जनन जो है निम्न प्रकार का होता है। अब जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होते हैं वह कितने विधियां होते हैं, तो यह पहला जो हमारा विधि है मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब मूसला जड़ों द्वारा जो कायिक जनन कैसे होंगे, मतलब मूसला जो जड़ होते हैं और उस जड़ से नए पौधों का विकास कैसे होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो है उपास्थानिक जो जड़ें होती हैं उसके द्वारा हम लोग कायिक जनन कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब इसका अर्थ क्या है, तो यह लिखेंगे कि वे कायिक जनन जो मूसला जड़ों में होता है। अब देखिए मूसला है तो लिखेंगे मूसला जड़ों में होता है, मूसला जड़ों का कायिक जनन कहते हैं। तो वे कायिक जनन जो किसमें हो, मूसला जड़ों में होता है, मूसला जड़ों का कायिक जनन कहते हैं। जैसे डलबर्जिया, याद रखिएगा डेलबर्जिया जो होता है या शीशम उसको कहा जाए, अमरूद है, पॉपुलर है, ये सब क्या हैं कि मूसला जड़ों द्वारा जो है नए पौधों का क्या होता है, जन्म होता है। तो यह मूसला जड़ों में कौन कौन आता है, समझ में आ गया होगा कि शीशम जो है मूसला जड़ों का कायिकी जनन के द्वारा होता है, अमरूद है, और क्या है पॉपुलर जो होता है, ये सब किस में आते हैं, तो मूसला जड़ों का द्वारा क्या है, कायिक जनन में आते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि उपास्थानिक जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो अब इसका नाम से ही इसका उत्तर है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, मूसला जड़ों जब पढ़े हैं तो यहाँ उत्तर में क्या लिखा गया है कि वे कायिक जनन जो किससे, मूसला जड़ों में होता है। अब ये क्या है, उपास्थानिक जड़ों, तो इसका उत्तर क्या होगा, वे कायिक जनन जो उपास्थानिक जड़ों में होता है। कितना आसान है। यहाँ पर मूसला है तो मूसला जड़ों में लिखेंगे, यहाँ उपास्थानिक है तो अपस्थानिक है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपस्थानिक जड़ों में होता है। अपस्थानिक जड़ों का जो कायिक जनन कहलाता है। जैसे क्या क्या हैं तो याद रखेंगे, शकरकंद होता है, डहेलिया होता है, ये सब क्या हैं, अपस्थानिक जड़ों द्वारा क्या हैं, कायिक जनन होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होगा। कायिक जनन मतलब होता है कि पौधों के माध्यम से एक नए पौधों का जन्म होना। तो अब यह मूसला जड़ों द्वारा नए पौधों का विकास होना, ये अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं उसके द्वारा नए पौधों का क्या होता है, विकास होना। तो अपस्थानिक जड़ों द्वारा समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। ऐसे एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा हमारा भाग क्या था, तो तनों द्वारा कायिक जनन क्या होता है। अब यहाँ लिखेंगे तनु द्वारा कायिक जो जनन। अब यहाँ पे तनु द्वारा, अब ये नाम से ही परिभाषा है, तना है तो तनु द्वारा, जड़ है तो जड़ द्वारा। तो इसका उत्तर लिखेंगे वे कायिक जनन जो किसके द्वारा, तनु द्वारा होता है, ऐसे जनन को तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। कितना आसान है कि वे कायिक जनन जो किसके द्वारा होता है, तो तनु द्वारा होता है, ऐसे जनन को तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तनु द्वारा कायिक जनन जो होता है वह निम्न विधियां होता है। ध्यान देंगे, जो कायिक जनन होता है तनु द्वारा वह निम्न विधियां हैं। पहला जो हमारा है भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन। अब यहाँ भूमिगत द्वारा तना द्वारा जो है कायिक जनन क्या होता है, तो यह भूमिगत, तो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जो
जो भूमि के अंदर जैसे तना है और उस तना के माध्यम से नए पौधों का क्या हो जाए, जन्म होता है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, वे जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है। जब यह भूमिगत लिखा गया है तो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर, तो कहेंगे वह जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है भूमिगत कायिक जनन कहलाता है। भूमिगत कायिक जनन क्या कहलाएगा कि वे जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है भूमिगत कायिक जनन कहलाता है। जैसे आलू एक तना है, आलू याद रखिएगा, आलू क्या है, तो आलू एक क्या है, तना है। अब यहाँ कंद, जो कंद जो है किस में आएगा, तो आलू, आलू जो है इसको क्या कहेंगे, कंद में आएगा। प्रकंद क्या क्या होता है, तो प्रकंद याद रखिएगा, प्रकंद में अदरक आता है, हल्दी आता है। ये सब कहाँ है, जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर मतलब भूमिगत तना के माध्यम से होते हैं। तो यह कंद है तो आलू है, यह प्रकंद है तो अदरक हल्दी है। और घन कंद क्या है, तो घन कंद याद रखिएगा, बंडा होता है, जिमी कंद होता है और अरवी होता है। ये सब क्या है, घन कंद। घन कंद में बंडा जो किस में आता है, तो घन कंद में आएगा। जिमी कंद किस में आएगा, तो घन कंद में आएगा। और अरवी जो अरुई कहा जाता है, अरबी, तो इसको क्या कहेंगे, घन कंद। अब सल्क कंद क्या है, तो सल्क कंद याद रखेंगे, प्याज होता है, लहसुन होता है। सलकंद जो हमारा क्या है, तो प्याज लहसुन। तो समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कंपटीशन में, अदरक है, अदरक क्या है, कंद है कि प्रकंद है कि घनकंद है कि सलकंद है। तो याद रखिएगा अदरक जो है प्रकंद है। तो यह जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आगे चल के आप लोग कंपटीशन का जब एग्जाम देंगे तो इसी में से कई क्वेश्चन बना करके पेपर में आ जाता है। तो इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, कौन घनकंद है, कौन प्रकंद है, कौन कंद है। अब हम लोग पढ़ेंगे पतियों द्वारा कायिक जनन क्या होता है। अब हमारा लास्ट इसका जो भाग है पतियों द्वारा कायिक जनन। अब इसका नाम से ही इसका परिभाषा है। पतियों द्वारा कायिक जनन क्या है, तो वे कायिक जनन जो पतियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पतियों द्वारा होता है। पतियों द्वारा कायिक जनन कहलाता है। कितना आसान है, वे कायिक जनन जो किसके द्वारा, पतियों द्वारा होता है, पतियों द्वारा कायिक जनन कहलाता है। कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रहण करती हैं जिससे उन पर नई कलिकाएं बनकर नए पौधा का क्या होता है, जन्म होता है। मतलब पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे का उत्पन्न होता है। पत्ती देखे होंगे, पत्ती जो होता है उसके ऊपर भी, पत्ती के ऊपर भी कुछ पौधे उग जाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। जो इस जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो बिगोनिया जो होता है, बिगोनिया जब पेड़ के पत्तियों को देखेंगे तो उसमें पत्तियों में क्या है, उसके पत्ती के ऊपर भी छोटे छोटे जो हैं पौधे उग जाते हैं। अजूबा होता है जो उनके पत्तियों में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, तो इसी को कहा जाएगा कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो समझ में आ रहा होगा कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन का अर्थ यह हो गया कि पत्ती के द्वारा नए पौधों का क्या हो जाए, जन्म हो जाता है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन कहलाएगा। एग्जाम्पल में इसको नाम नोट कर लीजिए कि यह घटना किस पौधों में होता है, तो बिगोनिया में होता है और अजूबा में होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अर्धवायवी तना द्वारा कायिक जनन। अब अर्धवायवी तना द्वारा कायिक जनन क्या होता है, तो ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। वे कायिक जनन जो कुछ भाग मिट्टी तथा कुछ भाग वायु में। अब देखिए अर्धवायु में मतलब अर्ध माने आधा, मतलब कुछ भाग मिट्टी में रहेगा और कुछ भाग जो रहेगा वायु मतलब हवा में रहेगा। तो समझ में आ गया होगा। अर्ध माने आधा, मतलब आधा हवा में, मतलब आधा भाग हवा में और आधा भाग जो किस में रहेगा, मिट्टी में होता है। तो कहेंगे वे कायिक जनन जो कुछ भाग मिट्टी तथा कुछ भाग वायु में वायवी तना द्वारा होता है। तो इस जनन को ही क्या कहेंगे, अर्धवायवी तना द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अर्धवायवी तना का मतलब यह हो गया कि आधा भाग जो है मिट्टी में है और आधा भाग जो है हवा में है। तो इसके द्वारा नए पौधे का जन्म होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, अर्धवायवी तना द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। जैसे दूब घास है,
ब्राह्मी है, जलकुंभी है, पुदीना है, स्ट्रॉबेरी है। ये सब क्या हैं? आधा जो है भूमि के अंदर होते हैं और आधा जो होते हैं भूमि के क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, हवा में होते हैं, जिसके द्वारा नए पौधे का क्या करते हैं? जन्म होता है। तो समझ में आ गया होगा कि आज का जो पढ़ाई क्या हुआ है, कृत्रिम कायिक जनन। अभी इसका परिभाषा भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा परिभाषा पे आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। पौधों में इस प्रकार का जनन, यह क्रिया जो होता है कृत्रिम कायिक जनन, ये पौधों में होता है। तो पौधों में इस प्रकार का जनन मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग एवं गुट्ठी द्वारा एक पौधे से नए पौधे बनाते हैं। अर्थात जो जनन होता है पौधों में वह मनुष्यों के द्वारा कराया जाएगा। जो अच्छी किस्म का पौधे अगर उगाना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि इसमें कटिंग करेंगे, लेयरिंग कर सकते हैं गुट्ठी द्वारा, और नए पौधों का क्या कर सकते हैं? उत्पत्ति कर सकते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा बनाया जा सके, और प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि ईश्वरी, जो प्राकृतिक मतलब ईश्वरी के माने ईश्वर के द्वारा जो हमारे जनन होता है उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे कृत्रिम में कितने विधियों द्वारा जो है हम पौधों को जनन किया जा सकता है। तो लिखेंगे कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियाँ कितनी हैं। तो अब यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ जो हैं निम्न हैं। पहला जो है याद रखेंगे, कलम लगाना। क्या नाम है? कलम लगाना, दाब लगाना, गुट्ठी लगाना, शाखा बंधन, और पांचवा जो है रोपण या पैबंद लगाना। इतनी विधियों के द्वारा से क्या होगा? कृत्रिम कायिक जनन की क्रिया किया जा सकता है। तो कलम लगाना क्या होता है, कलम क्या है, दाब क्या है, गुट्ठी लगाना क्या है, एक एक बारे में आज बताया जाएगा। और आप लोग अपने कॉपी में इसे क्या कीजिएगा? नोट करते भी चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी आपका क्या हो जाए? बन जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कलम लगाना। कलम लगाना क्या होता है? तो अब यहाँ नोट करेंगे, कलम लगाना या कर्तन, इसको कर्तन भी कहा जाता है। तो अब इसका अर्थ क्या है? तो इसमें लिखेंगे, इस विधि में अच्छे विकसित परिपक्व पादपों को शाखाओं पर कुछ तटस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है। जैसे जो पौधे हम लगाएंगे उसकी जो शाखा रहेगा वह परिपक्व होना चाहिए, और उसमें कुछ जो कलिकाएं भी होना चाहिए। कलिकाएं मतलब जैसे गन्ना में जो देखे होंगे आँख होता है, आँख होना चाहिए। आलू जैसे होता है आँख होता है, देखे होंगे। तो ऐसे ही जो हमारे पौधे की जो कलिकाएं होंगी उसमें क्या होंगे? उसमें कलिकाएं होनी चाहिए। पौधों के अंदर जो हम लगाएंगे काट करके, तो उसमें क्या होना चाहिए? कलिका होना चाहिए। और शाखा के भूमिगत भाग को पर्व संधियों से उपास्थानिक जड़ें निकलती हैं। जब इसको जमीन के अंदर जब रख देंगे तो उसके अंदर जो होते हैं उपास्थानिक जड़ें निकलती हैं। उनकी तटस्थ कलिकाएं वृद्धि करके क्या होते हैं? एक नए पादप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो आप लोग अपने घर पर जब गुलाब के पौधे जो होंगे वो भी परिपक्व होंगे, माने बड़े से पौधे होंगे, तो उसके कलिकाओं को काट करके अगर जमीन में धंस दिया जाए तो वो भी पौधे के रूप में उत्पत्ति हो जाते हैं। गुलाब हुआ, गन्ना हुआ, गुड़हल हुआ, ये सब क्या हैं? ये सब को जब कलिकाओं को जमीन के अंदर जब धंस दिया जाता है तो कुछ दिन में यह उपास्थानिक जड़ें निकलती हैं, और उसके द्वारा एक पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो बना हुआ चित्र को जब देखेंगे तो यह गुलाब है। गुलाब के जो यहाँ पे जो कलिकाएं जो काटा गया है, जो देख रहे हैं यहाँ पर पादप के शाखाओं हैं, काट करके ज़मीन में धंस दिया गया है। तो ये धंसने की बाद से कुछ दिनों के बाद यह इसमें उपास्थानिक जड़ें निकलती हैं, और उसके द्वारा से यह नए पौधों का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। अब जैसे गन्ना है, तो गन्ना को जैसे ज़मीन में ऐसे रख देते हैं और मिट्टी से इसको ढाक देते हैं, और ढाकने के बाद से कुछ दिनों के बाद से उसमें उपास्थानिक जड़ें निकलती हैं, और इस जड़ों के माध्यम से एक गन्ना
कि पादप का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, पौधे बन जाते हैं बड़े से। तो समझ में आ गया होगा कि कलम लगाना का मतलब यह होता है कि क्या, शाखाओं को काट करके, जो शाखा रहेगा उसको काट करके भूमि के अंदर घास देने पर कुछ दिनों के बाद से उसके अंदर उपास्थनिक जड़ें आ जाती हैं, और जड़ें जो निकलने के बाद से एक पादप का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इसका उत्तर जो अभी बताया गया है अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए, और इसको जब अपने कॉपी में नोट करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दाब लगाना। दाब लगाना क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। दाब लगाना में ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। इस विधि में याद रखेंगे, ये दाब लगाना में क्या लिखेंगे, इस विधि में कठोर तने वाले पौधों की शाखा के कुछ भाग से छाल को क्या करेंगे, छीलकर उसको झुकाकर नम मिट्टी से क्या करेंगे, दबा देंगे। अर्थात यह हुआ कि जो कठोर तने होते हैं और उसको जो शाखा होता है, उस शाखा पे, शाखा को जो छाल होते हैं, छाल को हटा देंगे और हटा करके उसको दबा करके और उसके ऊपर मिट्टी दबा देते हैं। तो कुछ दिनों बाद उससे क्या होते हैं, जड़ें निकल जाती हैं। अब उसमें जब मिट्टी से दबा दिया जाता है तो उसके अंदर जड़ें निकल आती हैं, और इस शाखा को मात्र पौधों से काट कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जब उसके अंदर जड़ें आ जाती हैं तो उसको धीरे से काट करके अलग करके और पौधों का दूसरे जगह पे लगा दिया जाता है और एक नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पौधों से काट कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और नया पौधे का होता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे नींबू होता है, चमेली होता है और अंगूर होता है। ये इसमें दाब लगाने के माध्यम से ही क्या होते हैं, पौधों का, नए पौधों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इस परिभाषा को भी अपने कॉपी में लिखते चलिए। तो दाब लगाना का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जो कठोर तने होते हैं और उसके जो शाखा होते हैं, तो उस शाखा को क्या करेंगे, छाल को हटा देंगे और शाखा को दबा करके मिट्टी रख देंगे। मिट्टी रखने के बाद से कुछ दिनों के बाद से उसमें क्या जाएंगी, जड़ें आ जाती हैं, और जब जड़ें आ जाती हैं तो उसे काट करके अलग जगह पे लगा दिया जाता है। तो नए पौधों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो नींबू और चमेली अंगूर है। तो अब इसके चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। अब यह चित्र को देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यह जो आया हुआ है, देख रहे हैं ना, यह शाखा जो है, यह शाखा है, यह शाखा है, दोनों शाखा है। तो यह शाखा को क्या किया गया, यहाँ पे इसके जो छाल होते हैं उस छाल को हटा करके मिट्टी रख करके दबा देते हैं। दबाने के बाद से यहाँ पर नए पौधों का क्या होता है, जड़ें निकल जाती हैं, और इस जड़ को यहाँ से काट करके दूसरे जगह लगा देते हैं। और जब दूसरे जगह लगा देते हैं तो नए पौधों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो चित्र से तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ छाल को क्या किया गया है, क्या किया, साफ करके मिट्टी रख करके दबा दिया गया। उसमें कुछ दिनों के बाद से क्या जाएंगे, जड़ें निकल जाएंगे, और ये जो जड़ें निकलती हैं उसके माध्यम से वहाँ पर उस जड़े को काट करके यहाँ से काट कर देंगे और दूसरे जगह जब लगा देते हैं तो नए पौधों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि दाब लगाना का क्या अर्थ है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुट्ठी लगाना। गुट्ठी लगाना का अर्थ क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। गुट्ठी लगाना क्या है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पौधों की शाखा के कुछ भाग की छाल को निकालकर गीली मिट्टी बांधकर कपड़े से क्या करते हैं, बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें उपास्थनिक जड़ें निकलती हैं और इस जड़ युक्त शाखा को काटकर नए पौधों के रूप में क्या कर लेते हैं, उगा लिया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि कुछ इसमें जो शाखा होते हैं, कुछ भाग के जो छाल को निकाल कर और गीली मिट्टी द्वारा वहाँ पे क्या करेंगे, उसको बांध देते हैं, कपड़े से बांध देते हैं। जैसे यहाँ चित्र को देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यह जो है
क्या है, एक हमारा शाखा है और उस शाखा के जो छाल को निकाल दिया गया है और निकाल करके उसमें क्या किया गया, गीली मिट्टी को लगाकर कपड़े से इसमें क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। अब बांधने के बाद से इसमें एक आपका घड़ा रख दिया गया, पानी इसमें गिर रहा है, छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से इसमें पानी गिरता रहता है और जिसके माध्यम से यहाँ पे जो है जो मिट्टी बांधा रहता है वहाँ से एक नए पौधों का उत्पत्ति हो जाता है और उस पौधों को काट करके दूसरी जगह जब लगा दिया जाता है तो एक नए पौधों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि गुट्ठी लगाना का अर्थ क्या है, शाखा के छाल को साफ करेंगे, इसमें मिट्टी लगाएंगे, कपड़े से बांध देंगे, बांधने के बाद से उसमें नमी के लिए पानी की आवश्यकता होगी तो इसमें पानी के लिए घड़ा रख देंगे, जिसके माध्यम से घड़ा में पानी रख देंगे और ये पानी धीरे धीरे इस पे जो हमारे जो बंधा रहेगा कपड़े उस पर गिरेगा और उसमें कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि उसमें एक नए पौधों की जड़ें आ जाती हैं और उसके माध्यम से एक नए पौधों की क्या हो जाती हैं, उत्पत्ति हो जाती हैं। तो गुट्ठी लगाना का जो उत्तर है अपने कॉपी में से लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें पौधों की शाखा के कुछ भाग को क्या करेंगे, छाल को निकाल कर गीली मिट्टी लगाकर कपड़े से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसमें उपास्थनिक जड़ें निकलती हैं और इस जड़ युक्त शाखा को काट कर नए पौधों के रूप में क्या कर लेते हैं, उगा लिया जाता है। जैसे क्या है, तो जैसे याद रखिएगा लीची है, क्या है, लीची में ऐसे होता है। तो समझ में आ गया होगा कि गुट्ठी लगाना क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे शाखा बंधन क्या है। शाखा नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, शाखा जब दो शाखाओं को जोड़ करके नए पौधों की उत्पत्ति करेंगे उसी को क्या कहेंगे, शाखा बंधन कहा जाता है। तो अब हम लोग शाखा बंधन के बारे में अब समझ लेते हैं। तो एक गमले में साधारण जाति के पौधे उगाकर, अब एक गमले में जो साधारण जो जाति के पौधों को क्या करेंगे, उगाकर उसे अच्छी जाति के पौधों के पास रखकर, अब देखिएगा एक साधारण जाति के पौधों को उगाएंगे और एक अच्छी जाति के पौधों के पास में उसको क्या करेंगे, रख देंगे। दोनों को शाखाओं को छाल को हटा देंगे। मतलब पहला जो गमला में पौधे जो पौधे थे उगे थे और दूसरा जो पौधे थे दोनों के क्या करेंगे, छाल को हटा देंगे और हटाने के बाद क्या करेंगे, शाखाओं छाल को हटाकर एक दूसरे को साथ क्या करेंगे, बांध देंगे। बांध कर उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शाखा बंधन कहा जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें जो है दो जाति के पौधे होंगे और दोनों जो अलग अलग जात के जो पौधे होंगे एक पास ला करके रखेंगे और दोनों के छाल को साफ करेंगे और दोनों को जो शाखा रहेगा जोड़ करके उसके ऊपर लेप लगा देंगे और एक नए पौधों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। जैसे चित्र से आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक पौधा यहाँ पर है और एक पौधा यहाँ पे है, दो पौधे हैं। दोनों पौधों के छाल को क्या किया गया है, साफ कर लिया गया है और दोनों पौधों के जो हमारे हैं जड़े जो तने हैं और उस तने को जब साफ करके यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उस पर लेप लगा दिया जाता है। और लेप लगाने के बाद से क्या होता है, कुछ दिनों के बाद से उसमें एक नए पौधों की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाती है। उसी को क्या कहेंगे, शाखा बंधन कहा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो लेप लगाया गया और यहाँ पर भी देख लीजिए ध्यान से, नए पौधों की क्या हो गया है, उत्पत्ति हो गया है। तो क्या है इसका उत्तर कि एक गमले में साधारण जात के पौधे को उगाकर उसे अच्छी जाति के पौधों के पास क्या करेंगे, रख कर दोनों शाखाओं को छाल को हटाकर एक दूसरे से क्या करेंगे, बांध कर उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है। उसी को कहेंगे शाखा बंधन कहा जाता है। तो ये चित्र से भी आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि इसमें दो जाति के पौधे हैं, दोनों के छाल को हटाया गया है और यहाँ लेप लगा करके जोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा एक नए पौधों की उत्पत्ति हो गया। उसी को शाखा बंधन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोपण या पैबंद लगाना। रोपण क्या होता है, पैबंद क्या होता है, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो अब इसमें जो होगा,
इस विधि में घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों को रोपित किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस जो विधि में होता है, रोपण विधि में जो होता है, उसमें जो घटिया किस्म के जो पौधे होते हैं और उत्तम किस्म के पौधों के साथ क्या कर देते हैं, उसको रोपित किया जाता है, उसी को रोपण विधि कहा जाता है। तो रोपण विधि तो और आसान है, जिसमें घटिया मतलब खराब किस्म और एक उत्तम किस्म के पौधों को एक साथ क्या कर दें, रोपित कर दें। रोपित करने की विधि को ही क्या कहेंगे, रोपण विधि कहलाता है। और रोपण विधियां कितनी होती हैं, तो रोपण विधियां जो होते हैं याद रखिएगा 3 होती हैं। पहला होता है कसा रोपण, स्फान रोपण और कलिका रोपण। ये 3 जो है रोपण की विधियां हैं। अब तीनों रोपण की विधियां के बारे में बताया जाएगा। तो आज जो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे इसको कृत्रिम क्या था, कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हम टोटल पढ़ चुके हैं और अच्छे से आपको हम समझा चुके हैं। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कसा रोपण क्या है, स्फान रोपण क्या है और कलिका रोपण क्या है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल 8 बजे शाम को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।